बच्चों, ये वीडियो ओरल प्रेजेंटेशन पर आधारित है। यानी आज हम सीखेंगे कि ओरल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करना चाहिए। ओरल प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर 4 चार्ट्स तैयार करें, फिर 4 चार्ट्स के आधार पर ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करें। इस वीडियो में हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन को फोकस करेंगे, लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर आधारित है और 4 चार्ट्स पर आधारित है, तो इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है कि ये कैसे तैयार किए जाते हैं। इस चैनल यानी नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के माध्यम से आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे और ये आप सीख चुके हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना चाहिए। बच्चों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ये फॉर्मेट है, ये पहले भी आप इस फॉर्मेट को अन्य वीडियोज़ में भी देख चुके हैं। इसमें कुल 20 हेडिंग्स हैं। इन 20 हेडिंग्स को सभी को शामिल करना अनिवार्य है। इन्हीं हेडिंग्स के आधार पर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाती है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब तैयार कर लेते हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर 4 चार्ट्स तैयार कर लेना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है और 4 चार्ट्स भी तैयार कर लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए तैयार हैं। ओरल प्रेजेंटेशन चार्ट्स के आधार पर ही तैयार करना चाहिए। ये बच्चों पहला चार्ट है। इसमें आपका परिचय है, मुख्य विषय है, परियोजना विषय है, उपविषय है, कार्यक्षेत्र का नज़री नक्शा है और आपने जो कुछ भी किया है उसे संक्षिप्त में यानी समरी के रूप में, सारांश के रूप में लिखा है। तो आपके इस चार्ट पर सारांश भी लिखा हुआ है। आपको अपना परिचय देना है, परियोजना विषय बताना है, ये किस उपविषय के अंतर्गत आता है ये बताना है। इस चार्ट पर केवल 1 मिनट का समय लें, कार्य क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त में बताएं। दूसरा चार्ट ये आपके सम्मुख है। इस चार्ट पर हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजी लिखा है, परंतु इस चार्ट की शुरुआत आपको प्रस्तावना या कहें इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम से करना है। कारण बताना है कि आपने इस समस्या को क्यों चुना, यानी रीज़न ऑफ सिलेक्शन बताना है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे चार्ट की शुरुआत इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड रीज़न ऑफ सिलेक्शन के साथ करना है। यानी आपके क्षेत्र की समस्या क्या है जिस पर आपने कार्य किया है, बताएं। क्यों चुना इस समस्या को, बताएं। समस्या के संभावित कारण के आधार पर जो परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस गढ़ी है, बताएं। उद्देश्य जो परिकल्पना के आधार पर निर्धारित किए हैं उन्हें बताएं। प्रत्येक उद्देश्य की कार्यविधि संक्षिप्त में बताएं। इस चार्ट पर आपको लगभग 2 मिनट का समय देना चाहिए, यानी 2 मिनट से ज़्यादा समय ना लें। तीसरे चार्ट पर आपने एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन से प्राप्त आंकड़ों को टेबल में अंकित किया है तथा आंकड़ों को ग्राफ्स व डायग्राम्स की मदद से डेटा का रिप्रेजेंटेशन किया है। टेबल में अंकित आंकड़ों का विश्लेषण ग्राफ व डायग्राम की मदद से करना है। बच्चों, ये चार्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आपको समस्या को सिद्ध करना है, परिणाम देना है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान निकालना चाहिए, या यूं कहें कि जो भी आंकड़े आपने एकत्र किए हैं उनका विश्लेषण करने के बाद आप समस्या के समाधान पर पहुंच जाएं, ऐसा इससे जानकारी निकलनी चाहिए। आंकड़ों का विश्लेषण सावधानी पूर्वक विस्तार से करना चाहिए। इस चार्ट पर आप 4 से 5 मिनट ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। चौथा चार्ट
या कहें कि अंतिम चार्ट पर आपके परिणाम व निष्कर्ष यानी रिजल्ट एंड कंक्लूजन लिखा है। समस्या के समाधान यानी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम लिखा है। रेफरेंसेस यानी संदर्भ लिखे हैं। इनक्लोजर्स यानी संलग्नक की हेडिंग लिखी है। चौथे चार्ट की मदद से आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या परिणाम मिला, आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे। ये पॉइंट वाइज चार्ट में अंकित होना चाहिए और आपको पॉइंट वाइज ही बताना चाहिए। समस्या के समाधान संक्षिप्त में पॉइंट वाइज या यूँ कहें कि टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आप उस समस्या के जिस समाधान पर पहुँचे केवल उसी का उल्लेख करें। समस्या का समाधान आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए। ऐसे कारण जो आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित न हों उन्हें ना लिखें। इस चार्ट पर आप 1 मिनट का समय दें। इस प्रकार यदि आप चार्ट 1 पर 1 मिनट, चार्ट 2 पर 2 मिनट और चार्ट 3 पर 4 से 5 मिनट और चार्ट 4 पर 1 मिनट देते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन 8 से 9 मिनट में पूरा हो जाएगा। बच्चों, आप बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास ना करें। अपना फोकस केवल इस पर रखें कि आपने क्या किया है। संक्षिप्त में फिर से समझें, आपको फोकस करना है। स्थानीय समस्या क्या थी, संभावित कारण क्या थे, परिकल्पना क्या थी, उद्देश्य क्या थे, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन से प्राप्त आंकड़े क्या मिले, विश्लेषण कर समस्या को सिद्ध करो, परिणाम बताओ, किस निष्कर्ष पर पहुँचे बताओ, समस्या का या के संभावित समाधान बताओ। इस बार आपका प्रेजेंटेशन प्रभावी और आकर्षक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बच्चों, प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज का भी प्रभाव दिखना चाहिए। कब जजेस की तरफ देखना है, कब चार्ट्स की सहायता लेनी है यानी चार्ट की ओर देखना है, चार्ट्स की सहायता से क्या बताना है, कब ऑडियंस की तरफ देखना है, ये भी सीखें, इसका अभ्यास करें। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल प्रेजेंटेशन से पहले मॉक प्रेजेंटेशंस करें यानी घर पर प्रेजेंटेशंस करें, माता पिता के सामने प्रेजेंटेशन करें, क्लास के सामने प्रेजेंटेशन करें, टीचर्स के सामने प्रेजेंटेशन करें। जो भी सजेशंस हों उनका अनुसरण करें। बच्चों, इवैल्यूएशन से संबंधित वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य वीडियोस को भी देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करना आवश्यक है। आपको ओरल प्रेजेंटेशन के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में इवैल्यूएशन कैसे होता है, व इवैल्यूएशन के समय क्या क्या संभावित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।